कल हमने बात की थी कि कैसे मिडिल ईस्ट में, सीरिया में 50 साल पुरानी असद सरकार का तख्ता पलट हो गया। वो असद साहब क्या हुआ, कहाँ चले गए? इंग्लैंड तो नहीं गए होंगे, वो यूके तो नहीं गए होंगे। हालांकि उनकी पढ़ाई और उनकी पत्नी की पढ़ाई यूके में हुई थी। वहीं वो उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी आँखों की बीमारियों का इलाज जो है प्रैक्टिस भी वहीं चालू की, मेडिकल की। और पत्नी भी उनकी यूके में एजुकेटेड है, तो उनको सब सहूलियतें होनी चाहिए यूके के अंदर। लंदन जा सकते हैं, वही शायद लंदन गए नहीं है वो, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ दिन में पता चल जाएगा। मॉस्को भी गए होंगे तो मॉस्को में उनका दिल नहीं लगेगा, ना उनका ना उनकी पत्नी का, क्योंकि उनकी जवानी तो लंदन में बीती है। लंदन बड़ा अच्छा शहर है, पीसफुल शहर है, साफ सुथरा। पेरिस की हम जो बिल्डिंग के हिसाब से देखते हैं, सब 6 मंजिल बिल्डिंग है। वो कहते हैं सिटी ऑफ लाइट पेरिस। अच्छा शहर है, जिसका मैंने अपनी किताब में स्मार्ट सिटीज एंड विलेजेस फ्यूचर सिविलाइजेशन में जिक्र किया है। मगर मुझे पेरिस में एक चीज़ से मैं अपसेट होता था। वहाँ पे 600 आर्मी के कमांडो जगह जगह घूमते हुए मिलेंगे, असल्ट गन लिए हुए। इसका मतलब वहाँ टेररिज्म बहुत है, इसलिए। मगर लंदन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो पुलिस वाला ही नहीं दिखाई देता। तो अच्छा बेहतर है लंदन चले, अच्छी जगह है। अब सीरिया का क्या हुआ, वहाँ पे इस तरह से समस्या सुलझी नहीं, उलझ गई। क्यों कि जहाँ पे सीरिया के जिस हिस्से पे ईरान के फौजी थे और जहाँ से वो मिसाइल दागते थे इसराइल के ऊपर, तो असद के भागते वो ईरानियन जो फौजी हैं वो भी भाग गए और मिसाइलें वहीं छोड़ गए। और वहाँ जो था उनके जाते ही जमीन खाली करते थे, इसराइल की फौज आ गई वहाँ। खाली जगह होगी तो कोई ना कोई तो आएगा ना, क्या गलत हो गया? अब वो ईरान के उसके इसराइल के कब्जे में आ गया। नतीजा क्या हुआ, जो हमास को हथियार रहते थे, वो या तो इजिप्ट का जो बॉर्डर है हमास का, जो ये है इनको इजिप्ट के बॉर्डर से आते थे, टनल्स बनी हुई थी बॉर्डर पे, अक्रॉस द बॉर्डर, और टनल से आता था। या फिर जहाँ पे इजराइल ने कब्जा कर लिया, यहाँ से ईरान, वहाँ से इजिप्ट भेजता था, यहाँ से ईरान भेज रहा था हमास को, और हिजबुल्लाह दोनों को देता था। अब उस पर हो गया इसराइल का कब्जा, तो सप्लाई लाइन टूट गई ना। अब 65 साल से तो पहली गोलान हाइट जो है सीरिया की, उस पर इसराइल का कब्जा है। तो क्या अगले 60 साल जो नए इस इलाके में कब्जा किया 2024 में, इसराइल का कब्जा रहेगा? दिखाई तो कुछ ऐसे ही देता है। मगर मैं इसको बहुत लॉन्ग शॉट और क्लोज शॉट दोनों में देखता हूँ। झगड़े की जड़ क्या है? वो एक कुर्दिस्तान बना दीजिए। अमेरिका जो है वहाँ यूएस कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है, टर्की उनको अपोज कर रहा है। अब टर्की में भी कुर्द है, सीरिया में भी कुर्द है, इराक में भी कुर्द है, ईरान में भी कुर्द है। तो क्यों ना इन सबका मिला के कुर्दिस्तान बना दो, झगड़ा ही खत्म। जो मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, वो भी कुर्द था, इराक से चला था वो बेचारा। पता नहीं कैसे इतनी दूर गर्मी, धूल मिट्टी
रेगिस्तानी इलाकों से घोड़े पे बैठ के आई थी दूर, राजा दहर से लड़ने के लिए, जो सिंध का किंग था। चलो जो हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन 1300 साल पुरानी बात हो गई। हो गया तो हो गया, फोरगो, फॉरगेट नहीं, फॉरगेट तो नहीं, फोरगो, बस उतना ही काफ़ी है। जीने का यही रास्ता है। चलो ये तो एक निमटिया मामला। अब दूसरा नया मामला पैदा हो गया, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में मतलब कि अब कोई कहता है कि यूएस ने तख्ता पलट करवाया है हसीना का, कोई कहता है चाइना ने कराया, पर किसी ना किसी ने तो करवाया ही है। मैं इंडियन इंटेलिजेंस होती रही वहाँ, एजेंसीज होती, इनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। क्या अब मोदी सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की है। रोजाना ट्विटर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, बांग्लादेश में जो यूनिस की सरकार बनी है अगस्त के बाद, शायद 8 अगस्त में बनी थी, एक प्रोपेगेंडा चला रखा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। अब मोहम्मद यूनुस साहब ने, मेटे का जो चीफ है, गूगल का चीफ, जो कि फेसबुक का भी मालिक है और ट्विटर का तो अब ये एलन मस्क हो गया अमेरिकन, वो भी अमेरिकन है, फेसबुक भी, बुला के उनको समझाया भाई इसको ख़त्म करो, कंट्रोल करो। अब मैं तो नहीं समझता कि कंट्रोल कर पाएगा मेटा का चीफ। तो इंडिया जो है अब वहाँ पे अपनी पालतू सरकार लाना चाहता, मोहम्मद यूनुस की हटा के। ला पाएगा नहीं ला पाएगा पता नहीं, मगर उससे पहले ये तो बात है, ये नवंबर के महीने में, अब दिसंबर आगे आधा हो गया, एक पाकिस्तान से एक शिप 50 साल के बाद, आफ्टर 50 ईयर्स, 71 के बाद, 84 वहाँ चिटगांव पोर्ट पे गया। अब वो कोई झुंझुने तो लेके नहीं गया था बच्चों के लिए, कोई चिकन पुलाव भी नहीं लेके गया होगा, वो तो हथियार लेके गया होगा। इतना 3,500 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करके गया, इंडियन नेवी ने कहीं उसकी तलाशी नहीं ली शिप की कि भाई तुम क्या लेके जा रहे हो, मेरे अंगने से तुम निकल के जा रहे हो और मुझे नहीं बता रहे क्यों आए हो मेरे अंगने में। पहुंच गया चटगांव, खैर कोई बात नहीं, पहुंच गया, हथियार पहुंचा दिए होंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो चाइना ने भिजवाई हो सकता है, पहले भी भिजवाता रहा है चाइना। तो जो इंदिरा गांधी में के ज़माने में 1971 में पाकिस्तान को बांट के आधा कर दिया उसकी ताकत, मोदी सरकार ने अपनी बेवकूफ़ी से आधे को जो 4 गुना डबल कर दिया। अब पता नहीं ये सरकार जो है बांग्लादेश में सरकार तख्ता पलट करवा पाएगी नहीं करवा पाएगी, देखते हैं। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसी चीज़ों में। अब क्या हुआ, चलो वो हो जाए तो हो जाए, हमें क्या लेना देना बांग्लादेश में क्या होता क्या नहीं होता। हमने कौन सा वहाँ भात मछली खाने जाना है, नहीं जाना हमने, बहुत साल हो गए मछली खाए हुए, तो मछली पकौड़ा, बहुत साल पुरानी बात हो गई। सवाल भारत का है, उसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया के सारे स्टेट्स में घूम आया हूँ। मैं, मेरे फादर ऑल इंडिया सर्विस में थे, कुछ उनके साथ घुमा, परिवार जो शिफ्ट हुआ, और कुछ LTC मिलती थी 1978 से, एवरी 4 ईयर्स उसको इस्तेमाल किया। रिटायरमेंट के बाद ये वैल्यूएशन की बीमारी लग गई मुझे,
प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, सीमेंट कॉरपोरेशन वाले इंडिया इसका एयर इंडिया का टिकट उस देते, इंडियन एयरलाइंस का टिकट देते थे मुझे, मेरे लिए ठहरने के लिए होटल भी बुक करते थे और टैक्सी भी वही बुक करते थे। तो 8 सीमेंट प्लांट का वैल्यूएशन किया, रिपोर्ट दी। 4 दफ़े मैंने किया उनका प्लांटों का वैल्यूएशन। वो बेचना चाहते थे, डिफॉल्ट पड़े होते 8 सीमेंट प्लांट वाजपेयी के ज़माने में बंद हो गए थे। तो मगर अब कुछ मामला बदल गया, उलट पुलट हो गया। ये निर्जर की हत्या करा दी इंटेलिजेंस एजेंसी से मोदी और ये एनएस से जो है डोवल, अजीत डोवल, उसमें सरकारी आदमी इन्वॉल्व है। कनाडा में, फिर अमेरिका में पन्नू की हत्या का प्रयास किया। वो तो वकील है, कानून जानता है, वहाँ की अदालतों में पेश होता है। तो उसकी कोशिश की मगर फेल हो गए। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पकड़ लिया जिनका उनमें हाथ था, जिनको उन्होंने भेजा था अजीत डोवल ने। तो इनकी यहाँ की अदालतों में पेशी होनी है। जितने शार्प शूटर जो हैं अमित शाह के पास और एनएस से अजीत डोवल के पास है, वहाँ की जो सीआई है उसके पास उससे ज़्यादा है। उधर का बाप है। सारी दुनिया में बहुत जगह तख्ते पलटे उन्होंने, सीआईए ने। तो अब इन्होंने बांग्लादेश से तो हो जाएगा, ये करेंगे प्रोपेगेंडा, जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ करते रहते हैं, मस्जिद खोदो, कब्रिस्तान खोदो, शिवलिंग ढूंढो। अरे अपने पजामे का नाड़ा खोल के थोड़ा सा नीचे खिसका लो पजामा, तुमको अपने आप ही लिंगराज दिखाई दे जाएगा। वो मस्जिद खोदने की और कब्रिस्तान खोदने की क्या जरूरत है? तसल्ली नहीं हो रही मोदी को। उसके लिए तो अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी। तो एक तो वो नहीं बच पाएंगे, एक नहीं है अमित शाह और डोवल और इनके जो है एसोसिएशन को वहाँ की कोर्ट बिफोर जस्टिस अपियर होना पड़ेगा, यूएस की और कनाडा की। अब बाकी आ गया एक और नया एंगल खुल गया। अडानी खुलेआम कहता हूँ कि मेरे बिजनेस पर अटैक जो है इंडिया पर अटैक है, इंडिया के बिजनेस पर अटैक है। और अब जो है इन्होंने अब क्या इनडायरेक्ट अटैक किए जाते हैं। मोदी खुद नहीं बोलेगा एक शब्द भी, चुप रहेगा। मगर जो यूएस बीजेपी के जो आरएसएस के एजेंट्स हैं, उसकी पार्टी के, उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया अडानी को लेके, क्योंकि अडानी इज इंडिया। अडानी के बिना इनकी कैसे जान चलेगी? तो अब क्योंकि डायरेक्ट अटैक कर दिया, यूएस की एम्बेसी ने भी क्लैरिफिकेशन कर दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा किया जाता है, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या मतलब भाई? मगर अमेरिका की भी उम्मीदें छूट गई, होपलेस हो गया। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब से सीबीआई के स्पेशल जज लोया, जो कि जिसकी कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ मर्डर के चार्जेस वाला केस था, वो जज की हत्या करा दी। हथियारों का पता नहीं अब तक। तो फिर सारी जुडिशरी डर गई, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हो, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट की। भैया हमारी क्यों ना कभी हमारी हत्या करा दें? एक जज की करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाय का दूध पी के पैदा हुए थे, इनकी भी हो सकती है। तो जुडिशरी भी ठंडे बस्ते में चली गई। इलेक्शन कमीशन तो इनका अपना पिल्ला है, सब बोगस इलेक्शन, झूठे वोट। चलो वोट तो डालो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यूएस का बिजनेस और फाइनेंसेस हैवी इन्वेस्टेड इन इंडियन बिजनेस,
बड़ा मुल्क है ना। और जो उसकी फाइनेंशियल कैपिटल है वो बम्बई, माफ कीजिए उसको मुंबई के बोले 1995 वहां से बॉम्बे जो था वो मुंबई बना दिया, बी हटा के एम लगा दिया, मुंबई हो गया ना 1995 से। तो अब वो सारा उसका बिजनेस, जब फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई है, सारा स्टॉक मार्केट जो है वहीं है, टॉप के इंडस्ट्रीज जो है सारे उनके जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो मुंबई में है, सारी मनी कंट्रोल वहाँ से होती है। और उसमें मनी में मेजर पोर्शन जो है यूएस के इन्वेस्टर्स का है। अब वहाँ पे भी बेईमानी करके इलेक्शन कमीशन तो जो है बोगस वोट डलवाना, मशीनों में मैनिपुलेशन, क्या कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। 95% वोट पड़ जाते हैं, जैसे वहाँ पुतिन को पड़ जाते हैं यूएस में, असाद को पड़ जाते थे 95% वोट। कि यहाँ 95% तो नहीं पड़े बीजेपी को वोट, उतनी बड़े पैमाने में तो बेईमानी नहीं कर पाया है। मैं स्वीपिंग विक्ट्री दे देना, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो अमेरिका का पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। तो क्या वो अडानी को, इंडिया में तो अडानी की बैक पे मोदी बैठा हुआ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे बैठे हैं। मैं सब गद्दार हैं ये। सरकारी अफसर किसी का सगा नहीं होता, वो अपनी नौकरी का सगा होता है। मेरी 3 पीढ़ियों ने, मेरे ग्रैंडफादर ने सरकारी नौकरी की कमिश्नर ऑफिस में, मेरे फादर ने की, उनको तो बड़ा एक्सपीरियंस था सेंट्रल गवर्नमेंट का, फाइनेंस डिफेंस में भी वो उनके रहे डेपुटेशन पे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, दोनों का अकाउंटिंग सिस्टम जो मेरे फादर का एस्टेब्लिश किया हुआ है। MiG-21 जो फाइटर प्लेन परचेज होने थे रशिया से, उसकी जो टीम थी, नेगोशिएशन टीम, PC लाल एयर वाइस मार्शल, ही वाज लीडिंग। मेरे फादर उस टीम के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और एक HAL के जो थे जनरल मैनेजर, वो उसके टीम मेंबर थे। 3 आदमियों ने नेगोशिएट किया था। उनको बड़ा तजुर्बा था इन चीज़ों का। तो मैं तो उनका बेटा था, हम 6 भाई हैं। हमारी गाइडेंस में वो हमें उनसे ही मिलती थी ना, माँ बाप से मिलती थी ना गाइडेंस। वो मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था तो शायद मैं कुछ उनसे ज़्यादा प्राप्त कर गया शिक्षा ज्ञान अपने पिता से। तो होने क्या जा रहा है, ये बांग्लादेश की सत्ता पलट पाएंगे, नहीं पलट पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेबलाइज कर रही है। अब डिस्टेबलाइज को क्या समझो आप, क्यों कर रहे हो? मैं तो समझता हूँ डिस्टेबलाइज में तख्ता पलट। वो मुश्किल काम नहीं है, इंडिया जो है या बांग्लादेश है, तो बनाना रिपब्लिक है। याद आता अयूब खां पहुंच गए थे प्रेसिडेंट साहब के पास सिकंदर मिर्जा के, कि या तो इस फाइल पे साइन करो। उसने कहा तो 4 बजे तक साइन करके मेरे पास आजा फाइल। एक ब्रिगेडियर की ड्यूटी लगा दी कि सेक्रेटरी को बताइए प्रेसिडेंट के। वहीं आई फाइल तो रोल लेके पहुंच गए, या तो इस पर फाइल पे साइन कर दो, मुझे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, या इस्तीफा दे दो। तो प्रेसिडेंट साहब ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद अयूब खान ने प्रेसिडेंट की भी ओथ ले ली। गोली एक नहीं चली, तख्ता पलट गया। तो ऐसा तो होता रहता है। जगह जगह CIA के एजेंट बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में। मोदी की कैबिनेट में भी हैं, सब कैबिनेट में, चाहे इंदिरा गांधी कैबिनेट में भी थे। मिनिस्टर जासूसी करते थे, यूएस को इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। तो अब तख्ता पलट किसका होगा?
यूएस की गवर्नमेंट का दर्जा मुश्किल है, मोदी नहीं करवा पाएंगे तक का। फिर दूसरी चीज़ यही है, जो अब ट्रंप साहब आएंगे 20 जनवरी से प्रेसिडेंट बनेंगे, और इनकी पुतिन की दोस्ती है। जब 71 में वार हुई थी, बांग्लादेश को अलग किया था, तो इंदिरा गांधी को सपोर्टिव एग्रीमेंट करके आई थी। यूएसएसआर होता था 71 में, 91 में बना ना रशिया। तो 15 कंट्री बन गई यूएसएसआर की एक ही जगह। मगर आज अगर जो मोदी जी अपने दोस्त पुतिन के पास जाएं, दोस्ती तो है, प्यार मोहब्बत तो है, तो क्या वो अपने जो ट्रंप से दोस्ती है उसकी दोस्ती छोड़ के मोदी की दोस्ती चूमेंगे? ट्रंप के तो, पुतिन के तो हाथ दोनों के हाथ में है, मोदी के भी हाथ में है और डोनाल्ड ट्रंप के भी हाथ में है। वो किसके हाथ को पहले चूमेगा? मैं तो समझता हूँ बिजनेस इंटरेस्ट बड़े होते हैं, बाकी सब दीगर होता है, छोटा होता है। और पुतिन की और ट्रंप की पुरानी दोस्ती है, जो पहले 4 साल हो रहे थे वो प्रेसिडेंट उस जमाने से। तो अब वो यूएस के खिलाफ पुतिन जो है रशिया इंडिया की सपोर्ट नहीं करेगा मोदी की। और उनकी चाइना से भी दोस्ती है, बड़ी समझौते, लिमिटलेस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। तो क्या ये पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग दोनों मिला के इसकी मोदी सरकार का डंका बजाएंगे, और डंके की जो चोट मारने वाले कह देगी जो ट्रंप है, हम हमारा क्या लेना देना, हमारे तो दोस्त है पड़ोसी। अब डंका किसका बजता है, कब बजता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो 20 जनवरी को ओथ लेंगे वहाँ, 20 जनवरी से ऑफिस में जाके प्रेसिडेंट के साइन करनी शुरू कर देंगे फाइलें। बाइडेन साहब अपने घर में कहीं गोल्फ खेलने चले जाएंगे, ये गोल्फ क्लब से जो है अपने गोल्फ कोर्ट से लौट के फिर प्रेसिडेंट हाउस में आ जाएंगे ट्रंप साहब। गोल्फ खेलने के दोनों ही शौकीन हैं, होना भी चाहिए, क्या बुरी बात है खेलना। तो एक खिलाड़ी आता है गोल्फ खेलने, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, पहला आ जाता है वापस लौट के। मई की दोस्ती तो बड़ी प्यारी है पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए क्या होता है, कौन किसका तख्ता पलटता है। वो चीन का और अगर यूएस का हाथ है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के पीछे, तो मोहम्मद यूनुस तो टांग पे टांग रख के बैठे आराम से हुक्का पिए। अब वो इकोनॉमिक्स से नोबेल प्राइज मिला है उसे, मोदी को क्या मिला है? ये तो बेपड़ा लिखा गधा, इसको तो आता ही कुछ नहीं, ना मोहन भागवत को आता ना मोदी को आता। और मोहन भागवत तो मवेशियों का डॉक्टर है, तो उसकी तो खोपड़ी जैसी आप संगत में रहते हो वैसी खोपड़ी हो जाती है। और जानवरों का डॉक्टर तो खोपड़ी भी जानवर जैसे हुई है मोहन भागवत की, अकल की बात नहीं करता हो। अब कह रहे 3 बच्चे पैदा कर, अभी पहले तू खुद तो कर, तो दूसरे तू फिर उसके बाद दूसरे के, तू 3 बच्चे गए, दूसरे और गए 4 बच्चे पैदा कर, तूने तो एक नहीं किया। ऑफिशियल ने नहीं किया, वैसे तो किए होंगे पास पड़ोसन से, मैं नहीं कहता, उसका मुझे पता नहीं, वो बताता नहीं है। भाई मैंने नहीं किया तो मैंने पास पड़ोसन की औरतों से तो कर दी, वो एफिडेविट तो दे ना उन बच्चों के, ना मोदी देता। तो भाई ये क्या हो, जो हो रहा है सो होने दो, तेल दो, मौज मस्ती मारो, कौन किसका तख्ता पलटता। हम तो अपने हम तो भाई 1 फुट ज़मीन पे 2 फुट ज़मीन पे बैठते हैं, 5-6 फुट ज़मीन पे सो जाते हैं तक पलंग पे। उसके बाद जो है जितनी हमारी जो जितनी उतनी ज़मीन है, जितने लोग बैठे हैं, जितने में लेट गए उतनी ज़मीन हमारी, मरने के बाद वो भी खाली हो गई। तो देखते हैं अब ये कौन किसका तख्ता से तो पलटे जाएंगे।
क्योंकि पॉलिटिक्स में जो औरंगजेब ने कहा था, दारा शिकोह से लड़ाई चालू होने से पहले, आज तो वहाँ फ्लाईओवर बन गया जहाँ लड़ाई हुई थी, तो उसने कहा मेरे हाथी के पाँव में चेन बांध दो। तो उसके सरदारों ने औरंगजेब को समझाया कि नहीं ऐसा मत करो। कहता नहीं, कहता पॉलिटिक्स में तख्त मिलता है या तख्ता, या तो तख्ते ताश पर बैठूंगा या फांसी लटक जाऊंगा तख्ते पे। पॉलिटिक्स में यही होता है। तो औरंगजेब की बात जो अब से 300 350 साल पहले सच थी, वो आज भी सच है। सच तो हमेशा सच ही रहता है ना, वो सच झूठ तो नहीं बदल सकता, झूठ सच नहीं बन सकता। तो देखते हैं क्या नौटंकी चलती है। मगर अब ये बात निश्चित है कि साउथ एशिया, इसमें तख्ते पलट तो होने हैं। पहले किसका होता है, बाद में किसका होता है, देखने की बात है। क्योंकि पैसा बड़ा बलवान, ये उसका बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ इंडिया में, वो अडानी को खाने नहीं देगा। तो वही हो गया, बादशाह अकबर जो है अनारकली को जीने नहीं देंगे और सलीम अनारकली को मरना नहीं देगा। तो आज जो है शहंशाह अकबर की जगह मोदी जी आ गए पिछले 10 साल से, और अनारकली की जगह अडानी आ गया। बहुत टेढ़ी खीर है क्या। आजकल सीजन अच्छा आ गया, गाजर का हलवा बना के खाइए, उसमें छोटी इलायची दाना भी डाल दीजिए, काजू पिस्ते भी डाल दीजिए, किशमिश, और आनंद लीजिए गाजर का हलवे का। मैंने कल भी खाया था, आज भी खाया, शाम को भी खाऊंगा। सीजन बदल गया, नई गाजर आ गई लाल वाली, अच्छी मीठी है, प्यारी है। तो इसलिए गाजर का हलवे का आनंद लो, सबको नमस्कार करो, सबको धन्यवाद करो। जय नमस्ते, धन्यवाद।